और साहित्य के प्रोफेसर से ज़्यादा अच्छा संबंध रहा। प्रोफेसर एलन वर्मा, डॉक्टर वाई सिंह, ये सब हमारे बड़े आदरणीय प्रोफेसर थे। एलन वर्मा साहब ने तो हमें पढ़ाया भी था इंटरमीडिएट, बाद में भी हमारे साथी रहे। इसलिए हिंदी से मेरा आत्मीय संबंध महाविद्यालय में भी जुड़ा रहा, और लेखन चूंकि मैं हिंदी में करता था इसलिए हिंदी से तो, हिंदी के जगत से तो जुड़ा ही हुआ था। विज्ञान पढ़ाता था और पढ़ता था, इसलिए विज्ञान के भी बहुत सी चीजें जानता था। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने विज्ञान की तमाम तकनीकों का प्रयोग अपने साहित्य में किया, जो शायद साहित्यकार होने के नाते नहीं कर पाता। तो विज्ञान भी और साहित्य भी, दोनों को साधने की कोशिश की। कोशिश में कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ ये तो सब आप लोग जाने। आदमी का काम है सिर्फ प्रयत्न करना। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, चीजों को अच्छा बनाने की कोशिश हो सकती है, जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश हो सकती है। साधन मिलते हैं तो अच्छा बन सकता है, नहीं मिलते हैं तो नहीं भी बनता। आप लोग पढ़ लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे जीवन में, तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, आपके माँ बाप को भी अफसोस होगा, जीवन में स्वयं आपको भी अफसोस होगा। ये सबकी त्रासदी है, ये हम सबका दुख है, और जो हम सबका दुख है वही एक रचनाकार का भी दुख है। रचनाकार कोई आसमान से टपका हुआ जीव नहीं है कि टपक गया और उसने रचनाएं लिखना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। हम भी आपके बीच में रहते हैं, आपकी धड़कती हुई भावनाओं को समझते हैं और महसूस करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस धड़कती हुई दुनिया को महसूस नहीं करते। लेखक का एक दुर्भाग्य यह है कि वो हर एक चीज को महसूस करता है, और जिसको महसूस करता है उसे वो फिर शब्दों में बांधने की कोशिश करता है। मैंने भी ऐसा अनेक कहानियों में किया। हमारे आसपास, अब मैं व्यक्तिगत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे एक प्राचार्य जी थे इसलिए कि अबे दिवंगत हैं। उनका एक तकिया कलाम था कि मैं अपने जीवन में ब्राह्मणों को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये उनका तकिया कलाम। अब वे चूंकि प्राचार्य थे, और दुर्भाग्य से हम कुछ पंडित लोग कॉलेज में थे, लाला साहब की मेहरबानी से, तो वे हमेशा पीछे पड़े रहते थे। लेकिन होता है, बाद में जब वे रिटायर हुए और मेरे घर आए तो बोले, पारिवाल तुम्हारे जैसा सहनशील आदमी हमने नहीं देखा। मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुमने हमारा हमेशा हित किया। मैंने कहा साहब, हम लोग सिर्फ अध्यापक नहीं है, दुर्भाग्य से लेखक है, और जो लेखक होता है वो बड़ा संवेदनशील प्राणी होता है। हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, इसलिए माफ करते हैं, ठीक है,
आपके जो समझ में आया वो आपने किया, हमारे जो समझ में आया या हमारी संवेदना ने जिसको सही माना उसी हमने किया। ये जीवन का आधार रहा। इस आधार को लेकर ये चीजें लिखता रहा। रचना प्रक्रिया का जहां तक प्रश्न है, कहानी लिखी कैसे जाती है, पहले तो आप ये बताएं हाथ उठाकर कि आप में से कितने लोग हैं जो कहानी पढ़ते और लिखना चाहते हैं। हाथ उठाएं। एक, चलो 2-3 हुए, 4 हुए, सब हो जाए। यानी लेखक कोई नहीं बनना चाहता, सब कुछ ना कुछ और बनना चाहते। क्यों? क्योंकि लेखक बनना एक प्रकार की तपस्या भी है। आपको बहुत से सुख त्यागने पड़ते हैं, बहुत से मोह त्यागने पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। घर में पत्नी से लेकर घर के बच्चों तक और बच्चों से लेकर माँ बाप तक, माँ बाप से लेकर पूरे परिवार और शहर, सबकी गालियां सुननी पड़ती हैं। अगर वो आप में हमारे बारे में बड़े बड़े अच्छे शब्द कह दिए, उन गालियों का जिक्र नहीं किया जो हमने खाई, गालियां भी खाते रहे। लेखक लोगों से लोग बुरा भी मान जाते हैं। एक कहानी छपी, उसमें शहर के कुछ नामी गिरामी सज्जन थे, आए और उन्होंने कहा 7 घर तो डायन भी छोड़ देंगे। पालीवा, तुम तो ऐसे सुअर हो कि तुमने हमें भी नहीं छोड़ा। हमने कहा साहब, सुअर जब खुद भिस्ता पाता है तो वो कुछ नहीं करता, उसका क्या बुरा मानना। हम लोग तो है ही मृतोपजीवी। खाल खींचना हम लोगों की आदत है। वो कहानी नहीं है जो आपको कुरेदती नहीं है। वो रचना नहीं होती जो आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करती। आप उसे पढ़ें और बेचैन हो जाए, हम यही तो चाहते हैं। आप चैन से न बैठे, क्योंकि हम भी चैन से नहीं बैठे। तो जब हम चैन से नहीं बैठे तो आप चैन से क्यों नहीं? सीधी सी बात है, जैसे हम वैसे आप करो। आप अगर चैन से रहना चाहते हैं तो अच्छे साहित्य को पढ़ें, मनन करें और अपने जीवन को संपन्न बनाएं। अपने जीवन को संपन्न बनाने का सबसे अच्छा साधन नौकरी रोजी रोटी तो है ही, वो तो आप सब करेंगे ही, करना भी चाहिए। क्योंकि बिना कुछ कमाए रोजी रोटी नहीं चलती, और रोजी रोटी इस देश का सबसे बड़ा संकट भी है। इसलिए आपको पढ़ना भी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, कुछ बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए, और कुछ बन जाए तो बहुत अच्छा, न बन पाए तो अपनी कोशिश जरूर जारी रखें, और जब तक बन न जाए तब तक कोशिश जारी रखें। ये जीवन का सीधा सा सिद्धांत है। हम लोगों ने जैसा जीवन देखा वैसा अपनी कहानियों में जीने की कोशिश की।
अब आप एक अच्छी कहानी की अगर गुर तलाशें तो उसमें 5 मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो तुरंत पहचान में आने वाला कैरेक्टर, चरित्र, पात्र होना चाहिए, जिसे पढ़ते ही आप समझ जाएं कि ये कहानी किसी अध्यापक के बारे में है अथवा किसी कुली के बारे में है, या किसी यात्री के बारे में है, या किसी गृहिणी महिला के बारे में है, या किसी कॉलेज की छात्रा के बारे में है। तुरंत समझ में आना चाहिए कहानी के एक ही 2 पैराग्राफ में कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दूसरी बात है उस नायक या नायिका का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हमने अगर उसको कहानी में प्रस्तुत किया है तो कोई कारण है, बिना किसी कारण के तो उसे नहीं लिखा होगा। वो उद्देश्य उसका क्या है। उद्देश्य उसका अच्छा भी हो सकता है, उद्देश्य उसका बुरा भी हो सकता है। अच्छा हो सकता है, उसका परिणाम हो सकता है उसे बुरा मिले, बुरा हो सकता है उसको परिणाम बहुत अच्छा महसूस हो। ये अपने अपने अनुभव की बात है। तीसरी बात है केंद्रीय स्थिति। किस विषय पर, किस केंद्रीय परिस्थिति पर कहानी आधारित है। अगर अध्यापक है तो जिस वातावरण में वो अध्यापकी करता है वो वातावरण कैसा है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, सहायक है, विरोधी है, कैसा है। आप जो भी काम करते हैं वहां का वातावरण कैसा है, जहां नौकरी करते हैं। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़िए, क्या सारे प्राध्यापक एक से हैं? क्या सारे प्राध्यापकों के साथ आपका व्यवहार एक सा है? प्राध्यापक साथियों का आपस में व्यवहार क्या सबका अच्छा है? और सबका कैसा है, इनके बीच में से तमाम बिंदु बढ़ती है। मित्रों, कहानी के यही विषय है। कहानी इन्हीं चीजों को लेकर चल रही है। कहानी में अगर जटिलता नहीं पैदा की जाए, अगर सीधी सीधी कहानी कह दी जाए कि एक घड़िया था और एक घड़िया थी, दोनों खेत पे काम करते थे, दोनों जैसे तैसे काम चलाते थे, बच्चे हुए, शादी हुई, मर गए, तो कहानी नहीं है। कहानी कुछ और है। वो कहानी क्या है? हरिया भरिया है तो ठीक है, लेकिन उनका जीवन किन संघर्षों से गुजरता है, खेती में उसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फसलों के आजकल आप देखते हैं किसानों का आंदोलन चल रहा, हम लोग रोज टीवी पर उसका कोई हल सोचते हैं, कोई नेता इसका हल कर दे, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, समस्याएं सुलझते सुलझते उलझ जाती हैं। कभी उसमें कुछ और लोगों का हाथ आ जाता है। ये सब होता है, राजनीति है। लेकिन आप तो राजनीति के लोग नहीं, आप तो भले आदमी। राजनीति दुष्टों का काम है, वे धूर्त लोग राजनीति करते हैं। हम और आप राजनीति नहीं करते। हम और आप जीवन जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, अपने परिवार को ठीक से पालना चाहते हैं, अपने समाज को कुछ अच्छा दे जाना चाहते हैं। ये हमारी नेक नियति है और
ये नेक नियति हम सबकी होती है। अध्यापक की भी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी है, प्राचार्य जी की भी होगी, आपके सारे प्रोफेसर्स की होगी। क्यों? हम सब समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। सवाल ये कि क्यों अच्छा बनाना चाहते हैं? क्या समाज हमसे कहता है कि हमें अच्छा बनाओ? लेकिन मित्रों, भले आदमी का काम है भलेमन साहब, भला कुछ करते रहे। आपको वो कथा बहुत अच्छी तरह से पता होगी। एक संत साहब नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने बिच्छू को पानी में बहते हुए देख लिया। उस बिच्छू को उन्होंने निकाला तो हाथ पर उसने डंक मार दिया। पानी से बचाने वाले संत के हाथ में क्या किया? डंक मार दिया। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हंसा, बोला साहब परिणाम देख लिया अपनी नेकी का? बोले कि ठीक है, उसका स्वभाव है डंक मारना, हमारा स्वभाव है नेकी करना, अच्छा। मित्रों, जीवन में लोगों के साथ अच्छा करिए, अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छाई से लोगों का हंसता कराइए और अच्छी चीजों को आगे बढ़ाइए। अभी तो आपने जीवन शुरू किया है, अभी आपने आंखें खोलनी शुरू की है। बीए से और एमए से आंखें खुलनी शुरू की, जीवन तो आगे बढ़ा है। इसको देखने के लिए आपको समझ, सोच और विकास अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क का, विचारों का करना चाहिए। चौथी चीज है, कहानी कभी सीधी सीधी नहीं होती, उसमें जटिलता जरूर होती है, पेच जरूर होती है। आप कोई फिल्म देख लें, प्रसिद्ध फिल्म है भगवान, आपने सबने देखी होगी, टीवी पर बहुत बार आई। आप बागवा को देखें, अमिताभ बच्चन साहब कोई बुरे आदमी है क्या? अच्छे आदमी, ठीक से अपने परिवार को पाला पोषा, संपन्न बनाया, लड़के सब नौकरी से लग गए। लेकिन वे लड़के अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते, अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करते, ये आप उस फिल्म में देखते हैं। यही तो कहानी है, यही तो जीवन है कि हम सब अच्छा करते रहते हैं, लेकिन प्रतिकार में हमें क्या मिलता है, बदले में हमें क्या मिलता है? जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा मिले, बहुत कुछ बुरा भी मिलता है। आप जीवन भर अच्छा करते रहिए। उस संत ने बिच्छू को बचाया, बचे हुए बिच्छू ने डंक मार दिया। ये अपने अपने स्वभाव है। दुष्ट दुष्ट ही नहीं छोड़ता, तो संत संत ही क्यों छोड़ता? भला आदमी भला काम करना क्यों छोड़? जब बुरा आदमी बुरा करना से नहीं चूकता, तो भले आदमी भला करने से क्यों चूके? ये हम लोगों के देशी सिद्धांत है, ये जीवन के भी सिद्धांत है, और ये साहित्य के भी सिद्धांत। कहानी मान लिखे ये न लिखे, लेकिन ये जीवन के नीचे से जीवन लिखता है। अंत कैसा होना चाहिए कहानी का? जटिलता के बाद अंत आप सोचते हैं, आप खुद भी फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, आप सोचते हैं कि इसका क्या अंत होना चाहिए। कोई भी सीरियल तो एक लंबी घटना है, चलता रहता है, बहुत दिनों तक चलता है। शायद आप लोगों को याद हो, हम लोग आया था शुरू में, हमारे पुराने साथियों को याद सालों तक
लोग मूल कहानी भूल गए कि कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन वो चलता रहा। नए नए पात्र जोड़ते रहे, नई नई स्थितियां पैदा होती रही और सब चलता चला गया। तो मित्रों, अंत बहुत चकित करने वाला नहीं होना चाहिए। अंत हमेशा कहानी का आपके सोचे हुए संभावना के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम अद्भुत आप अंत कर दें। अद्भुत अंत वाली कहानियां कभी भी लोकप्रिय नहीं। लोकप्रिय तो तब होती है जब टीस पैदा कर दें कि आप इस आदमी ने या इस औरत ने या इस लड़की ने ये कर लिया होता तो संभवतः ऐसा इसके साथ नहीं होता। अब ये हो गया तो बहुत बुरा हुआ, और बहुत बुरा हुआ यही तो हम चाहते हैं। आप महसूस करें उस पात्र के साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, और आप अपने जीवन में लोगों के साथ अच्छा करने की प्रेरणा प्राप्त करें। ये हम कहानीकार का उद्देश्य है। इसलिए आप हमारी, आपको शायद एक पुरानी फिल्म हो सकता है आपने न देखी हो, दिलीप कुमार साहब की फिल्म है देवदास। अगर आपने देखी है वो फिल्म, तो जब भी वो टीवी पर आती है तो सारे काम छोड़कर मैं उसमें चुपचाप देखता रहता हूँ। बागवान जब भी आती है तो बहुत डूब कर देता हूँ। 3 इडियट्स जब भी आती है तो बहुत डूब कर देता हूँ। ये बड़ी अच्छी फिल्म है, आपसे कुछ कहती है, जीवन को संपन्न बनाती है। फिल्में बुरी बात नहीं होती, साहित्य बुरी चीज नहीं होती, कहानी बुरी चीज नहीं है। जानते हमारे पिताजी क्या कहा करते थे, जब हम कहानी की कोई किताब पढ़ते थे तो हाथ से छीने लेंगे। कहते थे साइंस के लड़के हो, साइंस पढ़ाओ, खाम की बकवास पढ़, और उनका लड़का बाद में बकवास ही लिखने वाला। साइंस से, विज्ञान से हमने रोजी रोटी तो खाई, लेकिन काम सारा साहित्य में किया, और रोजी रोटी दी विज्ञान ने, लेकिन नाम दिया आप लोगों के बीच में तो साहित्य। ये फर्क होता है जीवन के जीने के फलसफे में। आपको कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी बहुत सी हसरतें होंगी, उन हसरतों के अनुसार आप अपने आप को ढालिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो बेटा करनी पड़ेगी। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे कोई चीज, रोटी आपके आगे परसी हुई रखी हो थाली में, और तोड़ना तो आपको ही पड़ेगा, दाल में या सब्जी में लपेटना तो आपको ही पड़ेगा, मौत तक तो आपको ही ले जाना पड़ेगा, और सौभाग्य हो या दुर्भाग्य दांत से चबाना तो आपकी मां नहीं चबा सकती, बहन और भाई नहीं चबा सकते। ये सीधी सीधी सी बात है। जीवन आपका है, जीना आपको पड़ेगा, आपको अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, आपको अच्छा बनना चाहिए, अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, अच्छे उपन्यास पढ़ना चाहिए। और आपकी लाइब्रेरी, हमारी समझ से प्रोफेसर साहब, लाइब्रेरी में काफी कुछ अच्छा होगा। लाइब्रेरी की समस्या है नहीं, लाइब्रेरी है तो, लेकिन वो बंद रही थी 10-12 साल से। क्यों? अब इसके बारे में ना पूछे तो ही अच्छा। हाँ,
लेकिन हम इसको अगले साल तक हम चालू करा रहे हैं। हाँ, पुस्तकालय जरूर चलाइए। क्यों? बच्चे सारी किताबें खरीद नहीं सकते। हर बच्चे की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं होती। अब हम तो खरीद लेते हैं। इटावा में हर साल नुमाइश में पुस्तक मेला लगता, दिल्ली में भी पुस्तक मेला लगता। जब भी पुस्तक मेला लगता है हम जरूर जाते हैं वहाँ, और 5-7 हज़ार रुपए की किताबें बटोर लाती हैं। पत्नी झल्लाती हैं, कूड़ा फिर ले आए। हम लोग कूड़े के रखवाले, कूड़ा जमा करते हैं। आप हमारे प्रोफेसर साहब तो गए हैं, हमारे कमरे में जाइए तो हम कम किताबें ज़्यादा रहती, क्योंकि किताबें हमें समझ देती हैं, हमारी कहानियों के लिए रास्ते सजाती हैं। जीवन को संपन्न बनाने में अध्ययन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए मित्रों, अध्ययन जरूर करिए। मैं अपनी खास तौर से जो कहानियाँ रेकमेंड करूँगा, आपको बताना चाहूँगा, वे हैं अपने बंजर, जिसका जिक्र हमारे प्रोफेसर साहब ने किया, अपने अपने जंगल, भौतिक शास्त्र। पढ़िए, आपको अद्भुत लगेगा। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है झीझक के पास, मैं उसमें था, उस ट्रेन में मैं मौजूद था जिसका एक्सीडेंट हुआ, और फिर जो कुछ देखा, जो भयानक रूप मैंने वहां के आदमियों का देखा, वे मरे हुए या घायल लोगों की चिंता नहीं कर रहे थे, वे उनकी जेबें तलाश रहे थे। क्या है इनकी जेबों में? कितने रुपए हैं, क्या पर्स है, क्या है? कोई महत्वपूर्ण चीज है। महिला कोई मरी पड़ी है तो उसकी रक्षा की चिंता नहीं किसी को, उसके बुंदे नोचे जा रहे हैं, जंजीर खींची जा रही है, हाथ के कड़े अगर नहीं उतर रहे हैं तो हाथ को ऐंठ किया है, तोड़ दिया है और जबरदस्ती खींच लिया है। मित्रों, आदमी का चेहरा इतना घिनौना है और कहानी इसको कहने का ये विषय उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि आप अगर ऐसे किसी दृश्य में फंसे तो आप दूसरे की सहायता करें, दूसरे आदमी को लूटें, दूसरे आदमी को खसोटने की कोशिश न करें। यही तो कहानीकार का उद्देश्य है, और यही एक अच्छे अध्यापक का उद्देश्य है, यही एक अच्छे संत का उद्देश्य है, यही एक सब भले आदमियों का काम है। दुष्टों को छोड़िए जो दुष्टई करते रहते हैं, आप तो सब बड़े भले लोग हैं, आप सिर्फ भलाई करिए। भौतिक शास्त्र अपने विरुद्ध बहुत पुरानी हमारी कहानी है। कहानी पत्रिका प्रेमचंद जी के सुपुत्र ने लिखते थे कहानी इलाहाबाद सिंह, मैं उसका लगभग स्थायी लेखक था। हर दूसरे तीसरे महीने प्रेमचंद जी के सुपुत्र श्रीपद राय जी का पत्र आ जाता था। प्रिय पालीवाल, बस 1.5 सेंटेंस होता, प्रिय पालीवाल, कहानी लिख ली होगी, भेज दो, बस। और हम कहानी लिखी हुई तैयार होती थी तो तुरंत डाक से भेज देते थे, अगले हफ्ते में वो छप जाती थी। कभी हमारी कहानी उन्होंने वापस नहीं की। मैंने उनसे एक दिन कारण पूछा, मैंने कहा